नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रेल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेज में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, जो पिछली क्लास में हमने शुरू किया था उसकी दूसरी क्लास आज हम पढ़ेंगे, या दूसरा टॉपिक जो है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। ये क्लासेज आपको स्पेशल तौर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। इसमें पिछली जो क्लास थी उसके संदर्भ में दीपक कुमार के द्वारा एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि जब हमारे शरीर में इतनी प्रतिरक्षा प्रणाली है जो किसी भी रोग कारक को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में विकसित होती है, चाहे वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा हो जिसमें अलग अलग प्रकार के अवरोध होते हैं जो उनको प्रवेश करने से रोकते हैं या नष्ट कर देते हैं, या फिर चाहे विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली या जिसको हमें उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, वो होती है जिसमें प्रतिरक्षा अणु बनते हैं जो प्रतिजनों को नष्ट कर देते हैं। ये इतनी विकसित प्रणाली है, फिर आज पूरा विश्व जो है वो कोरोना जैसी बीमारी से क्यों घबराया हुआ है, तो उसके बारे में पहले उसे सवाल का उत्तर जो है वो दे देते हैं। ये कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस का एक प्रभेद होता है। जैसे आपने इसके संदर्भ में कई सारी अफवाहें वगैरह या कई सारी झूठी बातें जो है वो फैली हैं उनमें पढ़ा होगा। उनमें एक बार एक ये चीज़ दी हुई आती है कि इस कोरोना के बारे में, जिसे एक नया वायरस मान रहे हैं, इसके बारे में बहुत पहले से उल्लेख है और राजस्थान बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड की जो एक बुक है बायोलॉजी की बुक, उसमें इसका उपचार वगैरह जो है वो दिया हुआ है। उसमें ये दिया हुआ है कि कोरोना जो है वो कोरोना का संक्रमण जो है वो स्पर्श से फैलता है या फिर सूक्ष्म बूंदकों के द्वारा फैलता है, माइक्रो ड्रॉपलेट के द्वारा खांसने से छींकने से फैलता है और ये शरीर में इंटर हो जाते हैं। इनका उपचार एम्पिसिलिन वगैरह जैसी जो प्रतिजैविक औषधियाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे इनका इलाज किया जा सकता है। तो फिर ये एक नई चीज़ जो है वो कैसे आ गई या इसको नई बीमारी कैसे मान रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वायरस या विषाणु जो होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते हैं, उनके अलग अलग प्रभेद होते हैं। अब प्रभेद को हम कैसे कह सकते हैं, जैसे हम देखें हमारे यहाँ पर उगने वाले गेहूँ हैं, उन्हीं को देखें, व्हीट, जिसको हमें एग्रीकल्चर के रूप में उसे हम उगाते हैं, उसकी एग्रीकल्चर करते हैं या उसकी खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो गेहूं की अलग अलग वैरायटीज मिलती हैं। बाजरा हम बोते हैं तो उसकी कई सारी संकर प्रजातियां मिलती हैं। उसी तरह से वायरस जो है उनके भी क्या होते हैं, प्रभेद होते हैं, अलग अलग या स्ट्रेन होते हैं। ये कोविड-19 जो है वो एक अलग स्ट्रेन है और हमारे शरीर में काम करने वाली जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें हमने पढ़ा था वो कैसी होती है, विशिष्ट या फिर स्पेशलाइज्ड होती है। तो कोरोना का ये जो एक अलग स्ट्रेन है, एक अलग स्ट्रेन कोविड-19 जो है, इसके अगेंस्ट हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनेंगे वो भी कैसे होंगे, स्पेशलाइज टाइप के होंगे। और एंटीबॉडी कैसे बनते हैं, जब बी लिम्फोसाइट जो हैं, बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं, ये बी लिम्फोसाइट सेल इसकी पहचान करती हैं एंटीजन की और उसके अगेंस्ट वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स, और वो प्लाज्मा सेल जो है वो क्या बनाते हैं, स्पेशल टाइप के एंटीबॉडी बनाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में मिलने वाली ये जो प्रतिरक्षा, ये इम्यूनिटी पावर है, उसको डेवलप करने वाली बी लिम्फोसाइट जो है, इसके लिए यह चीज जरूरी होती है कि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तभी कर सकती है जब वो उसकी पहचान कर पाए। लेकिन कई बार कोई चीज नए स्ट्रेन के रूप में आती है, ये यूं कह सकते हैं कि कोरोना अपना नया रूप बदल कर आया है, और जब वो अपना रूप बदल कर आता है, अपने स्ट्रेन को चेंज करके आता है, तो इम्यूनिटी पावर जो है शरीर का वो उसको पहचान नहीं पाता, और जब तक उसकी पहचान नहीं होगी तब तक उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेंगे और ना ही एंटीबायोटिक्स जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे। तो कोरोना की जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो तो एम्पिसिलिन वगैरह जैसी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके द्वारा वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अपना ये रूप बदल कर आते हैं, अपने आप को कवच से ढक कर आते हैं, तो उनके ऊपर ये एंटीबॉडी वगैरह पहचान नहीं क्योंकि बी लिम्फोसाइट उनको पहचान आइडेंटिफाई नहीं कर पाती तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी नहीं होता। अब इसमें ये पहचान वगैरह की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो जीन वगैरह से रिलेटेड होती है, तो जीन से रिलेटेड होकर ये अपने आप को जब डेवलप कर पाएंगे, इम्यूनिटी पावर भी फिर स्ट्रेन के अनुसार क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है।
अभी तक ये डेवलपमेंट जो है वो शरीर में हो नहीं पाया है और उसके विरुद्ध जो है वो एंटीबॉडी हमें मिली नहीं है। ये एंटीबॉडी मिल जाए या इनको पहचानने वाली बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल्स यदि मिल जाए तो इनका फिर वैक्सीन जो है वो भी आसानी से तैयार हो जाएगा। और साइंटिस्ट जो है वो इसी पर काम कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका वैक्सीन जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। तो इसमें कारण ये कि कोरोना वायरस को ये इम्यूनिटी पावर क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, क्योंकि कोविड-19 जो इसका है कोरोना का वो एक अलग स्ट्रेन है और इस कोरोना के इस स्ट्रेन की हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अभी तक पहचान नहीं कर पाया है, या साइंटिस्ट ने ऐसे वैक्सीन वगैरह अभी तक डेवलप करने में सफलता उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है कि उनको वो पहचान कर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी या फिर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सके। जब ये हो जाएगा तो फिर इस बीमारी का हल जो है वो भी निकल आएगा। इस तरह की कई बीमारियां पहले भी हुई हैं जिसमें चिकन पॉक्स वगैरह या पॉक्स है, रेबीज है, इस तरह की बीमारियां, उनको भी पहले इम्यूनिटी पावर जो है वो शरीर का डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता क्योंकि वो स्ट्रेन बदल कर आते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट बाद में इम्यूनिटी जो है वो विकसित की जा चुकी है। तो इसका भी आगे इलाज जो है वो निकल आएगा, जल्दी ही हो सकता है निकल आए। तो यहाँ पर इस संदर्भ में ये जो आपने पूछा था उसके बारे में थोड़ी सी ये चीज़ें बताई हैं। अब इसके बाद में आगे की क्लास जो है वो हम शुरू करते हैं। तो इसमें दो टॉपिक जो है उनके बारे में हम आज मुख्य रूप से पढ़ेंगे। उनमें पहले है एंटीजन और दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी, उनके बारे में। एंटीजन या प्रतिजन ये किसे कहेंगे, तो इसमें दो चीज ध्यान में रखें। एंटीजन को डिफाइन यदि हम करें तो उसमें एक चीज तो ये कि ये फॉरेन मैटर या फॉरेन सबस्टांसेस होते हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शरीर में बाहर से इंटर हो जाते हैं और इंटर होने के बाद में इनके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स होता है वो अपने रेस्पॉन्स में इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी सिस्टम ही रिस्पॉन्ड करेगा इनके अगेंस्ट। तो रेस्पॉन्स में ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी का। तो ऐसे आउटर मैटर या आउटर पार्टिकल जो हमारे शरीर में इंटर हो जाए और इंटर होकर वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट कर दें एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम एंटीजन कहेंगे। यूं तो हम पीने को बाहर से पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, वो हमारे शरीर में इंटर होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पावर जो है वो एक्टिव नहीं होता या उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिस्पॉन्ड में इम्यूनिटी पावर जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करता, तो उसको हम एंटीबॉडी नहीं कहेंगे, सॉरी एंटीजन नहीं कहेंगे। तो एंटीजन वही होंगे। एंटीजन की डेफिनेशन में नोट्स में जो लिखा है सीधा सा ध्यान में रखें। फॉरेन मैटर विच इंटर्स इनटू द बॉडी, जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं इम्यून सिस्टम को, किसके लिए, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दैट इज कॉल्ड एंटीजन, उसे ही हम एंटीजन कहेंगे। ये एंटीजन जो है वो हमारे शरीर में जब इंटर होते हैं तो इंटर होने के बाद में ये क्या करेंगे, बी लिम्फोसाइट जो है, अभी जैसे पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इनको आइडेंटिफाई करने के बाद में कि एंटीजन है या नहीं। सारे फॉरेन मैटर जो है वो एंटीजन नहीं होते, तो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो, वही एंटीजन की तरह से उनको आइडेंटिफाई करेंगे बी लिम्फोसाइट, और फिर उसके रेस्पॉन्ड में वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर प्लाज्मा सेल जो है वो क्या करती है, एंटीबॉडी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उनको प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो एंटीजन की एंटीजन की मैकेनिज्म जो है वो ये हो गई कि बॉडी में इंटर होने के बाद में बी लिम्फोसाइट के द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, फिर वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। एंटीजन की यदि हम बात करें तो एंटीजन केमिकल नेचर के बेसिस पर देखें तो ये नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट नेचर के भी होते हैं, प्रोटीन नेचर के भी होते हैं और लिपिड या फैट नेचर के भी ये होते हैं। किसी भी टाइप के ये हो सकते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट मैटर, कुछ प्रोटीन, कुछ लिपिड और कुछ उनके मिले जुले कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हैं वो एंटीजन की तरह से काम करते हैं। इनका मोलिकुलर वेट यदि हम देखें, मोलिकुलर वेट एक एंटीजन मोलिक्यूल का यदि हम देखें तो मोलिकुलर वेट जो है वो नॉर्मली 6 से 1000 डाल्टन या फिर उससे हायर होता है। तो 6000 डाल्टन या उससे ज्यादा ही क्या होगा, इनका अणुभार होगा या मोलिकुलर वेट होगा।
इसके बाद में एक और चीज जो है इसमें ध्यान में रखनी है कि एक एंटीजन मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे ये मान लें एक एंटीजन मॉलिक्यूल है, इस एंटीजन मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्ड में जो एंटीबॉडी बनते हैं वो इसके साथ में जुड़ जाते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने वाली जो सेल्स इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, एंटीबॉडी के जुड़ने से उनको वो आइडेंटिफाई करने लगेंगे। अब यूँ मान सकते हैं कि ये एंटीजन जो है वो किस तरह के टेररिस्ट की तरह से हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हमारे देश में जैसे सेना है, जो डिफेंस से सिस्टम बना हुआ है हमारे सिस्टम का, या डिफेंस से फोर्स जो है वो बनी हुई है, वो उसको आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करती है। अब उनकी पहचान हो जाए तो आसानी से पहचान उनको नष्ट कर देंगे, लेकिन कई बार ये टेररिस्ट यानी एंटीजन जो हैं वो अपना रूप बदल कर आते हैं, अपने स्ट्रेन को चेंज करके आते हैं और उनको आइडेंटिफाई नहीं करना किया जा सकता। नॉर्मल जैसे नागरिक होते हैं उनकी तरह से नॉर्मल सिविलाइजेशन में वो घुल जाते हैं और उसके कारण से उनकी पहचान नहीं हो पाती। एंटीबॉडी जो है वो उनकी पहचान कर देते हैं और एंटीबॉडी उनके साथ में जुड़कर एक तरह से उनको डिटेक्ट कर देते हैं और डिटेक्ट करने के बाद में फिर बॉडी में जो फैगोसाइट सेल्स वगैरह होते हैं वो उनको आसानी से उनके ऊपर हमला कर देती है और उनको वो खत्म कर देते हैं। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ये आइडेंटिफिकेशन एंटीबॉडी ही करवाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमने पढ़ी थी कि एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट ही होते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कैसी होती है, स्पेसिफिक टाइप की होती है। स्पेसिफिक टाइप की होती है, इसका मतलब स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही उस पर जुड़ेंगे। अब एक एंटीजन को स्पेसिफाई जो है वो करने के लिए उसके ऊपर विशेष कुछ स्थल होते हैं, कुछ साइट होते हैं जिनकी पहचान एंटीबॉडी करते हैं। इन साइट को, ये जो स्थल होते हैं, जो होते हैं कहाँ पर, एंटीजन की सरफेस पर। एंटीजन की सरफेस पर ये जो साइट होते हैं जहाँ पर एंटीबॉडी उसके साथ में जुड़ते हैं, इनको हम इनकी एक्टिव साइट कहते हैं। और ये जो एक्टिव साइट होते हैं यहीं पर एंटीबॉडी जो है वो जुड़ेंगे, इसलिए इनको एंटीजन की इन एक्टिव साइट को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेटर कहते हैं। तो ये एक्टिव साइट जो हम वो क्या कहलाते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेटर जो है वो इनको कहा जाता है, या फिर इनके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है, एपिटोप। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से कि व्हाट इज एपिटोप या व्हाट इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स से कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्या होंगे, ये है 1 और मोर एक्टिव साइट। एक्टिव साइट है एक्टिव साइट दैट प्रेजेंट ऑन एंटीजन मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से रिएक्ट करने वाली, एंटीबॉडी से जुड़ने वाली साइट जो एंटीजन की सरफेस पर होती है वही एंटीजन डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप कहलाती है। ये काम कैसे करती हैं उसको देखें। उसके लिए एक ताले और एक चाबी, एक लॉक और एक की जो है उसको हम आपस में उनका संबंध जो है उसको ध्यान में रखें। जैसे एक ताला होता है, इसमें हम एक चाबी लगाते हैं तो उसके कारण से ये खुल जाता है। अब ये ताला जो है, इसमें जहाँ पर हम चाबी डालते हैं वहाँ पर इस ताले में लीवर होता है और उस लीवर के साथ में ही वो चाबी जो है वो जैसे इंटर करते हैं, घुमाते हैं तो फिर वो लीवर खुल जाता है। अब इस ताले में इसका जो लीवर है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो स्पेशल टाइप की है। इसके साथ में वही चाबी लगेगी जिसकी शेप जो है वो कैसी हो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब ये चाबी डालकर हम इसमें घुमाएंगे तो लग जाएगी, चाबी कोई दूसरी हो तो वो इस लीवर में काम ही नहीं करेगी। अब जैसे एक ताले में, एक लॉक में जैसे लीवर जो है उसकी स्पेसिफिक शेप होती है, वैसे ही एक एंटीजन पर भी स्पेसिफिक शेप होती है, उसको हम कहते हैं एपिटोप। और एक चाबी पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है, वो एंटीबॉडी पर होती है, वो कहलाती है पैराटोप। तो एपिटोप और एक पैराटोप, 2 साइट होती हैं। एपिटोप क्या है, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स हैं। एंटीजन डिटर्मिनेंट्स द एक्टिव साइट दैट प्रेजेंट ऑन एंटीजन सरफेस वेयर which are react with the antibody are called antigenic determinants. The number of epitope
ऑन ए एंटीजन सरफेस ऑन ए एंटीजन इज कॉल्ड एंटीजेनिक वैलेंसी। तो एक एंटीजन की वैलेंसी जो है वो हम किसको कहेंगे, एक एंटीजन पर जितने भी एपिटोप प्रेजेंट हैं वो उसे एंटीजन की वैलेंसी कहलाएगी, और नॉर्मली ये 100 या उससे ज़्यादा होती है। तो एक एंटीजन पर नॉर्मली यदि देखें तो 100 या उससे ज़्यादा एंटीबॉडी जो है वो उसके साथ जुड़ सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज एंटीजन, फॉरेन मैटर जिनके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, ये शरीर में बॉडी में इंटर होकर बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करते हैं और वो बी लिम्फोसाइट आइडेंटिफाई करके अपने आप को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करती हैं और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। इनका मोलिकुलर वेट 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। एक एंटीजन की सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं, स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती हैं जहां पर एंटीबॉडी उससे जुड़ते हैं। इनको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहेंगे या एपिटोप कहेंगे, और नंबर ऑफ ए एपिटोप ऑन ए एंटीजन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ ए एंटीजन। उसके बाद में एंटीजन के बाद में अगला जो पार्ट आता है वो है एंटीबॉडी। तो एंटीजन के बाद में हम एंटीबॉडी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज व्हाट इज एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्ड में बनने वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वही क्या है, एंटीबॉडी कहलाते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन नेचर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो प्रोटीन नेचर के होते हैं पहली चीज तो ये, और प्रोड्यूस होते हैं कब, अगेंस्ट प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रेस्पॉन्ड में ये प्रोड्यूस होते हैं या उसके रेस्पॉन्स में उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करने के लिए ये प्रोड्यूस होते हैं, और ये एंटीजन से, फॉरेन एंटीजन जो है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंटीजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके बेसिस पर देखा जाए तो डेफिनेशन ये हो गई, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स which are produced in response to antigen and protect the body from antigen known as a antibody। इनको हम एंटीबॉडी कहेंगे। ये प्रोड्यूस होते हैं किससे, बी लिम्फोसाइट से। वैसे यदि डायरेक्टली देखा जाए तो ये प्रोड्यूस होते हैं किससे, प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल इनको प्रोड्यूस करती है, लेकिन प्लाज्मा सेल खुद क्या होती है, बी लिम्फोसाइट का एक ट्रांसफॉर्मेंट होती है, इसलिए कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल से। ये इसकी विशेषता आ गई। इसके बाद में एक चीज और ध्यान में रखोगे, ये जो है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। उनमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो उसके आंसर में आएगा गामा ग्लोब्यूलिन। गामा, इस तरह से इसको शो किया जाता है। तो ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए इनको शो किया जाता है आईजी से। इनको हम व्यक्त करते हैं किसके द्वारा, आईजी के रूप में। तो ये स्पेसिफिक गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इनको आईजी भी कहते हैं। आईजी का पूरा मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया जाए कि एंटीबॉडी जो है वो नेचर में किस प्रोटीन के बने होते हैं, या विच प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडी मॉलिक्यूल या एंटीबॉडीज, तो बताओगे गामा ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन। दोनों ही बातें जो वो सही होंगी और इनको हम शो करते हैं आईजी के रूप में। इसके बाद में एक और चीज, जैसे हमने पढ़ा था ताले और चाबी में, ताले में जैसे लीवर में स्पेसिफिक शेप होती है, वैसे ही चाबी में उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी। वैसे ही एंटीजन पर जैसे एपिटोप होते हैं, एंटीजन के सरफेस पर एपिटोप हैं जो स्पेसिफिक एक्टिव साइट हैं जहां पर एंटीबॉडी उससे जुड़ते हैं, वैसे ही एंटीबॉडी पर भी कुछ स्पेसिफिक साइट होंगी जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एंटीजन से जुड़ते हैं। उनको हम कहेंगे पैराटोप। तो पैराटोप जो है वो तो मिलते हैं एंटीजन पर, एंटीबॉडी पर, और एपिटोप जो है वो मिलते हैं किस पर, एपिटोप जो है वो मिलते हैं एंटीजन पर। तो एंटीजन एक ताला है
उसकी जो शेप है वो तो है एपिटोप, तो ताड़ा तो हो गया एपिटोप, चाबी हो गई उसकी पैराटोप। ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से मिलेंगे तो ही वो क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। जैसे अभी बताया था कोरोना के जो स्पेशल स्ट्रेन है उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी शरीर में बने हुए हैं वो उन कोरोना को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नॉर्मल कोरोना जो होता है उसको, कोविड-19 को नहीं कर पाते क्योंकि उसका एपिटोप थोड़ा सा चेंज है। उसकी पहचान करने वाली एंटीबॉडी जो है वो अभी तक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो किसी भी बॉडी में अभी तक आई नहीं है। हो सकता है किसी में आ जाए तो उसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी पावर जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, इसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर में देखें तो एक तो ये चीज ध्यान में रखें, ये कैपिटल वाई शेप का होता है। बड़े रूप में देखें तो ये इस तरह का दिखाई देता है। एक एंटीबॉडी जो है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप के होगी। और ज्यादा विस्तृत रूप में इसमें हम देखें तो एक तो इस तरह की साइड ये ऐसा दिखाई देगा और ये जो है ये ऐसी शेप होगी। तो वाई जैसी शेप होती है, यूं कह सकते हैं इस तरह की शेप होती है। ये आर्म्स और ये बेस, बेसल पार्ट हो गया, ये बेस और ये इसकी आर्म्स। अब ये आर्म और बेस जो है ये चीज हमने पढ़ी किसके बने होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के। प्रोटीन जो है वो किससे बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं या गामा ग्लोबुलिन बनाते हैं। और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। तो कई सारे एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए तो क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहां पर ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है उसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो मिलेगी। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर में हम देखें तो 1 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 polypeptide chains in which 2 chain, 2 चेन जो है वो कैसी होती हैं, H चेन एंड 2 चेन्स आर L चेन। तो 2 जो हैं वो हैवी चेन होंगे और 2 जो हैं वो लाइट चेन होते हैं। H का मतलब है यहाँ पर हैवी, भारी या लॉन्ग। तो लॉन्ग चेन ये जो है वो एक H चेन है, ये भी, और ये जो है वो L चेन है। तो 2 जो हैं वो L चेन और 2 जो है वो कैसी होती है, H चेन। ये चेन जो है इनमें देखें तो हैवी चेन जो है वो बनी होती है मेड अप ऑफ 414 एमिनो एसिड और इन एल चेन हैज 220 एमिनो एसिड। 440 एमिनो एसिड जो है वो तो होते हैं हैवी चेन में, 220 एमिनो एसिड जो है वो होते हैं एक एल चेन में। ये चेन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किनसे चेन आपस में जुड़ते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन नॉर्मल सीधी सीधी हम मान लें, ये आपस में जुड़ेंगी कैसे, डाई सल्फाइड बॉन्ड। इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम डाई सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कई सारे डाई सल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो क्या करते हैं, इन एल और एच चेन को आपस में जोड़ते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखोगे, एक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन या जिसको हम एंटीबॉडी कह सकते हैं, तो एक एंटीबॉडी जो है उसमें 2 डाइमर्स मिलते हैं। अब ये 2 डाइमर जो हम किसको कहेंगे, एक एच चेन और एक एल चेन जो है वो मिलकर क्या बनाती है, एक डाइमर बनाती है। यूं ऐसे ध्यान में रखें, एक ये हैवी चेन और एक ये लाइट चेन, ये आपस में जुड़ गई तो क्या बन गया, एक डाइमर। ये एक डाइमर है और ये दोनों डाइमर फिर आपस में जुड़ गए तो उससे क्या बन गया, एक एंटीबॉडी। तो एक एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है, एक टेट्राड होता है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। इस टेट्राड में 2 अलग अलग डाइमर हैं, एक H और एक L चेन जो है वो एक डाइमर है और एक एंटीबॉडी जो है वो क्या हो गया, 2 डाइमर हो गए।
2 H चेन 2 L चेन जो है वो मिलकर इनको बनाते हैं। तो ये इसकी शेप जो है उसके अंदर आ गया या स्ट्रक्चर में आ गया। तो स्ट्रक्चर में ध्यान में रखें, शेप ऑफ ए एंटीबॉडी इज लाइक ए कैपिटल Y लेटर in which 4 polypeptide chains are present that are made up of the combination of amino acids. In 4 polypeptide chains, there are 2 types of a chain are present, 2 heavy chains, 2 long chains, the 2 light chains. Heavy chain has 440 amino acids, light chain has 220 amino acids. H and L chain या polypeptide chains combines with a disulfide bonds with each other. A antibody molecule या an antibody molecule has a 2 dimers. One dimer is made up of 1 H chain by the combination of 1 H and 1 L chain, and a antibody molecule has 2 dimers. 2 डाइमर जो है वो इसमें होते हैं। अब एक अंतिम चीज जो है वो इसमें और ध्यान में रखें, ये जो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 टाइप के पार्ट या 2 टाइप के रीजन होते हैं। एक तो इसका बेस, ये बेस, ये जो है वो कैसा होता है, इसमें अपरिवर्तनशील टाइप का होता है, अनचेंजेबल होता है, या इसमें कोई बदलाव वगैरह जो है वो नहीं आता, यानी ये कैसा होता है, कांस्टेंट। तो एक तो इसमें कांस्टेंट रीजन जो है वो मिलता है, और दूसरा जो रीजन है वो कैसा मिलता है, वेरिएबल। दूसरा टाइप जो है वो इसमें कैसा मिलेगा, वेरिएबल टाइप का मिलेगा। तो यूं कह सकते हैं 2 इसकी जो आर्म है वो तो इसके वेरिएबल रीजन को शो करती है, और जो इसका बेस है वो कांस्टेंट रीजन को शो करता है। अब ये कांस्टेंट क्यों, अलग अलग टाइप की जो एंटीबॉडीज होते हैं सब में ये बेस कांस्टेंट रीजन जो है वो कैसा होता है, सेम एक सा ही होता है, जिसको हम कहते हैं FC, फ्रेगमेंट दैट कांस्टेंट, या फ्रेगमेंट जो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल रीजन ये एंटीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, अलग अलग एंटीजन से अलग अलग एंटीबॉडीज जो है वो रिएक्ट करते हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ पर उनके साथ में जुड़ने के लिए स्पेसिफिक साइट होती है। एक ताले के लिए जो चाबी होती है, ये चाबी का पीछे का पार्ट है जो हर चाबी में एक सा ही होता है, ये ऐसा पार्ट हो गया, लेकिन ये जो है वो इसकी पहचान बनाती है। तो ये जो है वो पार्ट तो है वेरिएबल रीजन जो एंटीजन के साथ में जुड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं FAB, फ्रेगमेंट दैट बाइंड विद एंटीजन या फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट जो है वो भी इसको कहा जाता है। तो 2 टाइप के फ्रेगमेंट जो है वो इसमें मिलते हैं। एक चीज इसमें थोड़ी सी और ध्यान में रख लें, जहां पर एक H चेन और L चेन आपस में जुड़ती है उसको कहा जाता है हिंज, कब्जा। ये इस तरह का पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी एंटीजन पर कैसे जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को वेराई कर लेते हैं। इस तरह का है तो यहाँ जुड़ जाएंगे, यूं अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं और उसके साथ में ये जुड़ जाते हैं। तो जहाँ पर हैवी और लॉन्ग चेन, एक लाइट और एक हैवी चेन आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, हिंज कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में हमें अंतिम चीज जो है वो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी टाइप्स में यदि हम देखें तो जैसे नोट्स में लिखवाया हुआ है वैसे सीधा ध्यान में रख लें, ये एक टेबल बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीधा सा ध्यान में रह जाएगा। तो पहले देखें टाइप्स ऑफ ए एंटीबॉडीज, टोटल 5 टाइप जो है वो इनके मिलते हैं। अब इनको कैसे ध्यान में रखना है, एक सीधी सी चीज वर्ड ध्यान में रख लें, GAM, गेम डी, इससे ध्यान में रख लें। 5 अक्षर, 5 लेटर, 5 टाइप हो गए, ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी सीरियल नंबर जो है उनको देख लें, 3, 4 एंड 5th। फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ये देखें, इनको हम शो करते हैं किससे, IG से, तो उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखें 3rd, 4th एंड 5th। तो IG इनसे शो कर दिया, G, A, M, E और D। तो 5 टाइप के हो गए, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये इसके 5 टाइप जो हैं वो किसके बेसिस पर हैं,
एक एंटीबॉडी में जो हैवी चेन मिलती हैं उनके बेसिस पर। हैवी चेन कौन से एंटीबॉडी में, जी में अलग टाइप की होंगी, ए में अलग, एम में अलग, ई में अलग और डी में अलग, उसके बेसिस पर है। तो हैवी चेन ये जो है उसके बेसिस पर है। तो एच चेन कौन से एंटीबॉडी में कौन से टाइप के होते हैं उसको ध्यान में रखोगे। आईजीजी इसमें हैवी चेन होती है गामा टाइप की, इनके पहले नाम के बेसिस पर इनको ये नाम दिया गया है। आईजीए में है अल्फा टाइप के, आईजीएम में है म्यू टाइप के, आईजीई में है एप्सिलॉन टाइप के और आईजीडी में है डेल्टा टाइप के। तो यूँ कह सकते हैं आईजीजी हैज गामा टाइप हैवी चेन, ए हैज अल्फा टाइप, एम हैज म्यू टाइप, ई हैज एप्सिलॉन टाइप, डी हैज डेल्टा टाइप हैवी चेन। ये चेन्स हो गई। अब इनके स्पेसिफिक फीचर जो हैं या स्पेसिफिसिटी जो हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उनको ध्यान में रखें। कुछ विशेष बातें हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो सबसे पहले आईजीजी, इसमें ध्यान में रखना है ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होते हैं। सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में मिलते हैं वो कौन से हैं, आईजीजी टाइप के ही होते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलते हैं। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है मतलब 50% से भी ज्यादा हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं उनमें आईजीजी होते हैं, 50% से भी ज्यादा ये होते हैं। इसके अलावा दूसरी इसकी है ये कि प्लेसेंटा जो होती है, इस प्लेसेंटा को क्रॉस करने की कैपेसिटी जो है वो इसमें पाई जाती है। यानी ये यूं कह सकते हैं कि इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अब प्लेसेंटा क्या है, एक फीटस जो डेवलप हो रहा है कहाँ पर, माँ के गर्भ में, माँ के वुम्ब में, उनके पेट में जो डेवलप हो रहा होता है। तो उस फीटस का जो फीटस है उसका और मदर जो है उसके जो टिश्यू हैं उनको अलग करती है प्लेसेंटा, जो घेरे में रखती है फीटस को। नॉर्मली इस प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मैटरनल टिश्यू और फेटल टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन इनमें और एंटीबॉडी को ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकते, प्लेसेंटा को और एंटीबॉडी तो क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन आईजीजी जो है वो क्या है, माँ के ब्लड से प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ जा सकते हैं, फीटस में, और फीटस में पहुंचकर वो उसको इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, उसके इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये इसमें विशेष तौर से ध्यान में रखें कि विच एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा, तो उसका आंसर होगा आईजीजी। तो दो बातें आ गई, मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज और दूसरा ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस। दूसरा है आईजीए। आईजीए में जो है वो ध्यान में रखना है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो है वो किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ ए मदर। माँ जो अपने शिशु को जन्म देने के बाद में उसके न्यूट्रिशन के लिए उसको दूध पिलाती है, उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम। उससे उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो उसे नवजात इन्फेंट को, जो इन्फेंट बेबी होता है या नवजात शिशु होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ एंटीबॉडी भी होते हैं जो बाहर से दूध से उसे इन्फेंट के शरीर में पहुंचते हैं और उसके इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि एक शुरुआती रूप में देखा जाए तो छोटा बच्चा जो होता है उसका इम्यूनिटी पावर उतना डेवलप नहीं होता है कि वो बीमारियों से लड़ सके, तो उसे बाहर से एंटीबॉडी की जरूरत होगी, वो बाहर से माँ के दूध से पहुंचे हैं। माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होते हैं वो आईजीए टाइप के होते हैं। तो इसमें खास तौर से ये ध्यान रखें कि ये कोलोस्ट्रम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी के सरफेस को। एक इन्फेंट बॉडी जो है, इन्फेंट बेबी जो है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये दोनों ही जो हैं वो एक तरह से देखा जाए तो किसका एग्जाम्पल हो गए, पैसिव इम्यूनिटी का। हमने पढ़ा था एंटीबॉडी यदि शरीर में खुद में बनते हैं तो वो है एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पर ये बाहर से जा रहे हैं, चाहे दूध से जाएं, चाहे मदर माँ के टिश्यू से जाएं, मैटरनल टिश्यू से जाएं,
जिस शिशु में ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं, उसमें आए तो बाहर से ही, एंट्री बाहर से हो गई, इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हो गए। थर्ड वन टाइप, तीसरा टाइप जो है वो है IgM, जिसमें म्यू हैवी चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होते हैं, लार्जेस्ट भी कह सकते हैं या हैवीएस्ट भी इनको हमें कह सकते हैं। तो सबसे बड़े आकार के होते हैं और प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो इनको कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है वो यही शो करते हैं। सबसे पहले एंटीजन हमारे शरीर में जाएगा तो उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्ड में एंटीबॉडी बनेंगे वो IgM टाइप के होंगे। बाद में सबसे ज्यादा बनते हैं IgG, लेकिन सबसे पहले बनते कौन है? IgM। तो ये प्राइमरी रेस्पॉन्स शो करते हैं या प्राइमरी एंटीबॉडी इनको कहा जाता है और लार्जेस्ट होते हैं, ये ध्यान में रखें। IgE ये जो है वो एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करते हैं। कैसे? हमारी टिश्यूज में कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जिनको बास्ट सेल कहते हैं और ब्लड में होती हैं बेसोफिले सेल। जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर कोई एलर्जन, जिसे एलर्जी हो, धुआं या कुछ दूसरे पार्टिकल जो एलर्जी पेशेंट होता है उसको, उसके शरीर में जैसे ही वो एलर्जन इंटर होते हैं उसमें बास्ट सेल और बेसोफिल सेल जो है वो क्या करती हैं? उससे जुड़ जाते हैं और उससे जुड़कर क्या करते हैं? इस तरह के प्रोटीन डेवलप करने लगते हैं जिससे एलर्जी जो है वो बनती है। उसको खत्म करने के लिए ये एंटीबॉडी बनेगी। तो ये बास्ट सेल और बेसोफिल सेल से क्या होते हैं? जुड़ते हैं, अटैच होते हैं और एलर्जिक रेस्पॉन्स के दौरान इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो जब एलर्जी होती है किसी व्यक्ति को तो उसमें बॉडी में इनकी संख्या या इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करने वाले एंटीबॉडी कौन से हो गए? IgE प्रकार के। और लास्ट जो है वो IgD, जो बी सेल से सिक्रेट होते हैं और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। इन्हीं के कारण से कुछ ऐसे एंटीबॉडी वगैरह जो है वो शरीर में बनते हैं जिनके कारण से जैसे चिंटी वगैरह काट ले तो त्वचा वहाँ की लाल, स्किन जो है वो लाल हो जाती है, वहाँ खुजली सी आने लगती है। इस तरह की जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स या एक्शन होती है वो इन एंटीबॉडीज के कारण से होती है। तो एंटीबॉडीज में 5 टाइप हैं, IgG, A, M, E और D। हैवी चेन कौन सी है? G यानी गामा, A अल्फा, M म्यू, E एप्सिलॉन, D डेल्टा। विशेषताएं ध्यान में रखोगे। मोस्ट अबंडेंट एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा with antibodies IgG, present in mother milk IgA, largest antibody IgM, primary response या primary antibody या antibody that produce as primary response of immunity system IgM, allergic response में IgE और inflammatory response में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है IgD। तो एंटीजन और एंटीबॉडी इन दो के बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा। इम्यूनिटी से रिलेटेड चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ब्लड ग्रुप के बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।